या ऐसा कहें कि वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान मैथ जो है उसका जो आधार है, जो बेस है, वह समुच्चय की परिकल्पना से शुरू होता है। समुच्चय या सेट्स जिसे हम कहते हैं, इसका मुख्य रूप में हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो वर्तमान गणित की जो है कोई भी ऐसी शाखा नहीं है जिसमें समुच्चय का प्रयोग ना होता हो। यानी कि वर्तमान गणित की सभी शाखाओं में समुच्चय का प्रयोग होता है। समुच्चय का प्रयोग जैसे कि संबंध को दिखाने के लिए, फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। समुच्चय ज्यामिति, सीरीज यानी अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। समुच्चय का सर्वप्रथम जो विकास हुआ वह जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने 1885 से 1918 के बीच में किया था। जॉर्ज कैंटर जो थे वह एक जर्मन गणितज्ञ थे। उन्होंने इसका परिचय सर्वप्रथम त्रिकोणमितीय फलनों को हल करते समय किया और इसी से समुच्चय की मूलभूत परिभाषा उत्पन्न हुई। अब हम बात करते हैं कि समुच्चय की परिभाषा क्या है या समुच्चय है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समुच्चय है क्या चीज़। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए आपको दिखाना है कि 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो इसे आप कैसे लिखेंगे? इसे आप लिखेंगे 1, 2, 3 विषम प्राकृतिक संख्या यानी 1, 3, 5, 7 और 9। ये जो संख्याएं हैं ये 10 से छोटी हैं और विषम है। उसी तरह अगर हम कहें 10 से बड़ी और 20 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्या, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 11, 13, 15, 17 और 19। इस तरह से यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि जो भी संख्या हम इसमें लिख रहे हैं वह अपने आप में ये एक यूनिक है और परिभाषित है। उसी तरह अगर एक एग्जाम्पल लें हम, ताश की गड्डी। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से जो है 1 से 10 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो नंबर होता है ये सभी में होता है और ताश की 52 पत्तों को 4 ग्रुप में बांटा जाता है। तो ताश के पत्तों का जो समूह है वह अपने आप में परिभाषित है। जिस तरह से 1 से लेकर 10 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है वह परिभाषित है, उसी तरह से ताश की गड्डी में सभी पत्तों की संख्या परिभाषित है। अब अगर हम बात करें भारत की नदियों की, तो भारत की बहुत सी नदियां हो सकती हैं। अगर हम कहते हैं कि भारत की प्रमुख नदियों की बात, भारत की प्रमुख नदियां के बारे में बताइए, तो किसी को यह शंका नहीं होगी कि इसमें गंगा का नाम नहीं आएगा, यानी गंगा भारत की प्रमुख नदी में आएगी। लेकिन अगर हम कहते हैं विश्व की प्रमुख नदी, तो इसमें शायद कोई गंगा की गणना करेगा या कोई गंगा का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें मतभेद है। अलग व्यक्ति अलग देश का होगा और अलग देश के होने के कारण वह अपने देश की नदी को प्राथमिकता देगा। जबकि अगर हम इसी तरह से एक और समूह की बात करें, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो इसको हम चाहे वह इंडिया का होगा चाहे ब्रिटेन का होगा, सभी लोग इसको मानेंगे AEIOU, यानी कि AEIOU। इसके अलावा कोई भी स्वर इंग्लिश में नहीं है। तो यहाँ पर इन उदाहरणों से हम देखते हैं कि हमारे पास 2 तरह के संग्रह हैं। पहला परिभाषित या सुपरिभाषित और दूसरा अपरिभाषित या जो व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है। तो समुच्चय क्या है, इसको हम संक्षेप में कह सकते हैं कि समुच्चय जो है वस्तुओं का संग्रह है जो सुपरिभाषित हो। समुच्चय वस्तुओं का संग्रह है जो सुपरिभाषित होगा। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि
संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड। संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो उसमें 2, 3, 5 और 7 आएंगे। इसके अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड संख्या 210 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। जैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0, इसके मूल की बात करें, रूट्स की, तो इसका रूट्स होगा 2, 3, यानी 2 और 3। इसके अलावा इस संख्या का कोई और रूट्स नहीं है। तो यहाँ पर दोनों उदाहरण जो हैं वह अपने आप में सुपरिभाषित है। तो संक्षेप में अगर कोई आपसे पूछे कि समुच्चय क्या होता है, तो आप यही कहेंगे कि समुच्चय वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। अर्थात इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के संबंध में हम यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक प्रदत्त संग्रह में है अथवा नहीं है। जैसे अभी हमने ऊपर के उदाहरण में नदी की बात किया था, तो अगर कोई कहे कि नील नदी भारत की नदियों के संग्रह में है अथवा नहीं है, तो यह कोई नहीं कह सकता कि नील नदी भारत में है, क्योंकि नील नदी मिस्र की नदी है, इसलिए यह भारत की नदी का संग्रह नहीं है। इसके विपरीत अगर कोई कहे कि गंगा नदी भारत के संग्रह में है, तो यह निश्चित रूप से सही होगा। इसी तरह से कुछ अन्य उदाहरण हम लेते हैं जिनका प्रयोग गणित के रूप में विशेष रूप में हम करते हैं, और यह अपने आप में सुपरिभाषित संग्रह है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अपने आप में एक सुपरिभाषित समुच्चय है, क्योंकि इसमें संख्या 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं आती हैं। उसी तरह अगर हम बात करें कि पूर्णांकों का समुच्चय, तो यह भी अपने आप में एक सुपरिभाषित संग्रह है, जिसमें 0, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं आती हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि Q जो है, इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट नंबर, यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय भी अपने आप में एक सुपरिभाषित संग्रह में आता है। उसी तरह से आगे अगर हम बात करें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो जिसे हम रियल सेट्स ऑफ रियल नंबर कहते हैं, यह भी अपने आप में एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। आगे अगर हम बात करें जिसे हम Z+ से निरूपित करते हैं या दिखाते हैं, Z+ यानी सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। उसी तरह Q+ यानी सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। R+ सभी धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो उठता है, जिसका हम प्रयोग गणित में प्रायः बार बार करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, वह यही है कि 1 to n, यानी इसे हम जान लें n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, Z पूर्णांकों का समुच्चय, Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय, R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, Z+ धन पूर्णांकों का समुच्चय होता है, Q+ धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, R+ धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और संक्षेप में अगर कोई आपसे कहे कि समुच्चय क्या है, तो सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह किसका? वस्तुओं का, यानी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब एक प्रश्न और उठता है कि अगर हमने समुच्चय की बात किया है, तो समुच्चय को निरूपित कैसे करेंगे? इसके पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा समुच्चय जो है या कौन सा संग्रह सुपरिभाषित होगा और कौन सा संग्रह जो है सुपरिभाषित नहीं होगा। तो जैसे अगर कोई आपसे कह दे विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह चुनिए, विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह, तो क्या यह एक सुपरिभाषित संग्रह है? तो आप इसमें इस तरीके से देखिए इस प्रश्न का उत्तर। अगर मान लीजिए
G.H. हार्डी को विश्व का प्रमुख गणितज्ञ मानता है, तो श्याम के अकॉर्डिंग रामानुजन जो है वह एक विश्वविख्यात गणितज्ञ हो सकते हैं। यानी कि यहाँ व्यक्ति विशेष के अकॉर्डिंग मतभेद है कि कौन किसको विश्व का सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ चुनता है। यानी कि यहाँ पर निर्णय गणितज्ञों के लिए निर्णय लेने में मापदंड एक व्यक्ति विशेष की बात पर निर्भर करता है। सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों के निर्णय करने का मापदंड एक दूसरे व्यक्ति विशेष के लिए भिन्न भिन्न है, अतः यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। उसी तरह कुछ वस्तुओं के संग्रह पर हम चर्चा करें। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। अगर वस्तुओं के लिए समुच्चय में कुछ अवयव ही होते हैं, या ऐसे कहें कि जैसे यह एक टोकरी है और टोकरी में हम कुछ फल रखे हैं, तो ये फल जो हैं इस टोकरी के जो है एलिमेंट है या अवयव है। उसी तरह अगर हम किसी समुच्चय को लिखते हैं तो समुच्चय को लिखने पर उसके ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर या वस्तुएं आएंगी उसको हम उस समुच्चय का एलिमेंट कहेंगे। उदाहरण के लिए 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपके सामने यहाँ पर इस नोटेशन में दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पहला एक जो मझला ब्रैकेट यूज किया गया है, और दूसरा यहाँ पर सभी अवयवों को लिखते समय हम कालन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब कहने का उद्देश्य यह है कि जब भी हम किसी भी समुच्चय के अवयव को लिखते हैं या वस्तुओं को दिखाते हैं तो उसके लिए हम दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम पहला, अगर ए एक समुच्चय है तो उसे हम कैपिटल से डिनोट करेंगे, यानी कि लेटर जो होगा समुच्चय डिनोशन का लेटर जिसे हम डिनोट करते हैं वह हमेशा कैपिटल लेटर होगा। वह चाहे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह एक अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर ही होगा, छोटा अक्षर नहीं। दूसरी बात, समुच्चय के लिए वस्तुएं अवयव या सदस्य पर्यायवाची शब्द है। यानी कि अगर हम कहें ए एक समुच्चय है तो अगर इसके अंदर ए बी सी डी ई कुछ वस्तुएं हैं तो ए बी सी डी ई को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, यानी वस्तुओं को हम स्मॉल लेटर के अंदर दिखाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के, और इसे हम ए अवयव ए या बी अवयव ए पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको कहें तो ऐसे कहेंगे ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, बी एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब आती है बात एलिमेंट को हम समुच्चय के रूप में कैसे पढ़ें। तो इसके लिए अगर हम कह रहे हैं कि ए एलिमेंट कैपिटल ए यानी सेट ए, अगर ए सेट ए का अवयव है तो इसे हम लिखेंगे ए बिलोंग टू सेट ए। उसी तरह अगर बी सेट ए का अवयव है तो उसे हम लिखेंगे बी बिलोंग टू सेट ए। यहाँ पर हम जो ये सिंबल लगा रहे हैं इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं या इसको अवयव पढ़ते हैं, का अवयव, यानी अगर यहाँ पर यह सिंबल लगा है उसे हम कहेंगे ए बिलोंग सेट ए, यानी ए जो है स्मॉल ए वह सेट ए या समुच्चय ए का एक अवयव है, या ए स्मॉल ए सेट ए में निहित है, ऐसा हम पढ़ते हैं। अब अगर कोई अवयव जैसे हम कहते हैं ए समुच्चय है ए ई आई ओ यू का, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के वावेल्स का, जिसको हम कैपिटल बी से लिखते हैं। अब अगर कोई कहे क्या स्मॉल बी बिलोंग्स टू वावेल्स, यानी क्या स्मॉल बी वावेल्स में आता है, तो आप कहेंगे स्मॉल बी वावेल्स में नहीं है, या बी जो है एक कॉन्सोनेंट है ना कि वावेल्स है, तो इसे हम लिखेंगे बी
डज नॉट बिलोंग्स टू वी, और इसे हम एक लाइन से कट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि अगर हमें किसी सेट के अवयव लिखने हैं तो उसे हम पहली बात सेट को कैपिटल लेटर से लिखेंगे। दूसरी बात एलिमेंट को हम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तीसरी बात, अगर ए सेट ए का अवयव है तो उसे लिखेंगे ए बिलोंग्स ए, और इसे पढ़ेंगे ए अवयव कैपिटल ए या सेट ए, या ए समुच्चय एक में निहित है, ऐसा हम पढ़ेंगे। दूसरी बात, अगर कोई एलिमेंट सेट ए में नहीं है, जैसे कि हम लिख रहे हैं 10, तो 10 सेट ए में नहीं है तो इसे लिखेंगे ए 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। आगे अगर हम बात करें समुच्चय निरूपण की विधियां, तो समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं। पहली विधि रोस्टर विधि कहलाती है और दूसरी विधि समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है। रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि, सारणीबद्ध विधि, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय निर्माण विधि। अब आपके सामने दो प्रश्न उत्पन्न होंगे कि रोस्टर या सारणीबद्ध विधि क्या है और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। तो इस पे हम चर्चा करें तो हम पाते हैं कि रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अल्प विराम या अर्ध विराम के द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अगर हमको वावेल्स का समुच्चय लिखना है तो लिखेंगे वी समुच्चय है और ए, ई, आई, ओ, यू इसके अवयव हैं या एलिमेंट हैं। अब यहाँ पर हमने देखा रोस्टर विधि से लिखते समय हमने एक मझला ब्रैकेट लगाया है और हर अवयव को पृथक पृथक लिखते समय हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। यही रोस्टर विधि की या सारणीबद्ध रूप की विशेषता है कि इसमें हम अवयव को लिखते समय कॉलन का प्रयोग करते हैं यानी सेमी कॉलन का, और एलिमेंट को दिखाने के लिए हम मझले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, जैसे अगर हमको लिखना है कि रोस्टर विधि में लिखना है 42 से को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे एक मझला ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें लिखेंगे 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। ये हो गया समुच्चय को दिखाने का तरीका। उसी तरह अंग्रेजी वर्णमाला के अगर स्वरों का समुच्चय लिखना है तो हमने ऊपर अभी आपको बताया कि हम लिखेंगे इसमें V इक्वल टू मझला ब्रैकेट A, E, I, O, U और प्रत्येक को अल्प विराम से हम पृथक पृथक करेंगे। उसी तरह अब हमें यहाँ पर एक निष्कर्ष निकलता है या एक हम नोट्स अपने बना सकते हैं कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाएगा, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, अगर स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय लिखना है तो हम इसमें S, C, H, O, L ही लिखेंगे, ना कि इसमें हम जो है O को डबल लिखेंगे। कहने का तरीका यह है कि अगर मान लीजिए हमको स्कूल या CHOOL ये 6 लेटर से मिलकर बना है, इसके समुच्चय को हमें दिखाना है तो हम लिखेंगे, इसको मान लीजिए एक सेट लिखते हैं, ए से निरूपित कर रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे SCHOOL। अब आपके सामने प्रश्न आ रहा होगा कि हाँ O को डबल क्यों नहीं लिखा गया? तो रोस्टर विधि का यही तरीका है कि इसमें किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक अवयव अगर एक बार प्रयुक्त हो गया तो वह दोबारा रोस्टर विधि में नहीं लिखा जाएगा।
इसका कारण है कि प्रत्येक अवयव एक दूसरे से अलग होता है। अगर हम ओ को 2 बार लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि ओ दोनों ओ जो लिख रहे हैं हम, वह अलग अलग हैं। जैसे अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय को लिखना है तो इसमें हम ए, ई, आई, ओ, यू ही लिखेंगे। इसमें किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखेंगे। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है तो इसमें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को ही लिखेंगे, ना कि किसी भी एलिमेंट को दोबारा हम लिखेंगे। यानी एक एलिमेंट एक बार लिखा जाएगा। अब दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण में लिखते समय हम सबसे पहले एलिमेंट के गुण को लिखते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें जैसे भगवान राम एक राजा थे, तो भगवान राम के अंदर बहुत से गुण रहे होंगे। जैसे वह एक प्रजापालक थे, मित्रवत व्यवहार करते थे, ईमानदार थे, एटसेट्रा, अलग अलग गुण थे। उसी तरह हर एक समुच्चय की अपनी एक गुणधर्म होती है, जिसके आधार पर हम उसके अवयवों को निरूपित करते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में हम किसी समुच्चय के गुण का प्रयोग करते हैं और सर्वप्रथम हम उसके एलिमेंट के लिए x का प्रयोग करते हैं। फिर हम 2 कॉलन लगाते हैं जिसे हम सच दैट पढ़ते हैं, और इसके बाद फिर उसी अवयव को लिखते हैं और लिख देते हैं उस समुच्चय के अवयवों का गुणधर्म। उदाहरण के लिए अगर हमें अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय को, अंग्रेजी वर्णमाला के वावेल्स को यानी कि स्वर को हमें दिखाना है तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। वी वावेल्स का समुच्चय है और इसे हम लिखेंगे x, सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इस तरीके से लिखेंगे और फिर हम मझले ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इसमें भी सभी x का समुच्चय जहां अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है ऐसा पढ़ा जाएगा। आगे देखते हैं। जैसे अगर हमें लिखना है 3 से बड़ी और 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे A एक समुच्चय है जिसके अवयव x हैं और x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है तथा यानी और यहाँ और शब्द का प्रयोग करेंगे। 3 से बड़ी है x और 10 से छोटी है, यानी इसे हम पढ़ेंगे x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेसर देन 8 10। अब अगर इसी संबंध को हमें रोस्टर विधि में लिखना हो तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। a इक्वल टू 1 2 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से हम रोस्टर विधि में लिखेंगे और ऊपर वाले तरीके से हम इसको सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे। ये है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण रूप, और यह है रोस्टर रूप। ये रोस्टर रूप। अब यहाँ नीचे हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि हम किस रूप में लिख रहे हैं।
उदाहरण के लिए ए, इस समुच्चय को देखिए आप, ए सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 42 को विभाजित करती है। यहां पर हमने एक्स को समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। इसी समुच्चय को अगर हम रोस्टर विधि में लिखे थे तो किस तरीके से लिखे थे, इसको आप ऊपर देख सकते हैं। इस समुच्चय को रोस्टर विधि में हमने निम्नवत तरीके से लिखा था। यहां पर इस तरीके से लिखा था। आगे देखिए, यदि हम ऊपर ए, बी और सी में रोस्टर रूप में वर्णित समुच्चयों के समुच्चय को प्रकट करें तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ऊपर में प्रकट किया था रोस्टर विधि में हमने क्या लिखा था, इसको आप एक बार देख लीजिए। पहले रोस्टर रूप में हमने ए में लिखा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो 42 को विभाजित करती हैं। दूसरा हमने अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय लिखा है रोस्टर विधि में, ए, ई, आई, ओ, यू, और सबको पृथक पृथक किया है अल्प विराम से। 42 को विभाजित करने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हमने अल्प विराम के साथ यहाँ पे लिखा है। उसी तरह विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमने 1 2 3 करके कॉलन के साथ, सेमी कॉलन के साथ लिखा है। अब हम इसको रोस्टर विधि से सारणी समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, देखिए। समुच्चय निर्माण विधि में हमने इसको लिखा, ए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 42 को विभाजित करती है। प्रश्न में पूछा गया था कि 42 को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का समुच्चय, तो इसे हमने लिखा था 1 2 3 7 14 21 और 42। जबकि यहाँ पर हमने समुच्चय निर्माण विधि में केवल उस संख्या के गुण को बता दिया है, ना कि उसके एलिमेंट को बताया। हमने केवल उसके गुणधर्म को लिख दिया है। जैसे कि आप दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, जिसे हम लिखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इसे हम पृथक करते हैं हमेशा एक अल्प विराम से, और इसके गुणधर्म को ना लिख के हम रोस्टर विधि में उसके अवयव को लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने अवयव लिखा है, जबकि समुच्चय निर्माण विधि में हमने यहाँ पर उसके गुण को लिख दिया। y एक अवयव है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, और इसे लिख दिया y सच दैट y अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। उसी तरह से जड़ एक प्राकृतिक संख्या, अगर इसको रोस्टर विधि में लिखें हम, जड़ एक प्राकृतिक विषम संख्या, इसे हम रोस्टर विधि में लिखेंगे z या c इक्वल टू 1 2 1 3 5 7 एंड सो ऑन। जबकि समुच्चय निर्माण विधि में हम इसके केवल गुणधर्म को बता देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा, C एक समुच्चय है जिसके अवयव z हैं, और z एक विषम प्राकृतिक संख्या, केवल उसके गुणधर्म को यहाँ पर हमने लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा समुच्चय क्या है, समुच्चय के निर्माण की विधियाँ क्या हैं, और उसके एलिमेंट को किस तरीके से लिखा जाता है। आने वाले वीडियोज में, आने वाले लेक्चर में हम आपको इस पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे और फिर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे।